बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 9 मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारा ताक़ुब हो रहा है। तारक ने दिल शेर के साथ चलते हुए सरगोशी की। मैं भी उस शख्स को देख चुका हूँ, खामोशी से चलते रहो। उस शख्स को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम ताक़ुब से आगाह हो चुके हैं। दिल शेर ने भी सरगोशी में जवाब दिया। वो शॉर्टकट करते हुए मीर दर्द रोड पर आ गए। यहाँ रहायशी बंगले थे, कुशादा गलियां थी और लोगों की आमदोरफ्त भी। दिल शेर किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ पीछे आने वाले शख्स से निपटा जा सके, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई थी। बिलाकर वो कोटला रोड पर पहुंच गए। छत्ता बाजार से यहाँ तक वो कई मील का फासला तय कर चुके थे और वो शख्स बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से इनका ताक़ुब कर रहा था। वो दोनों कोटला रोड की एक गली में घूम गए, यहाँ भी बंगले थे। दिलशेर ने तारक को इशारा किया और वो दोनों बड़ी फुर्ती से एक बंगले के सामने एक बाड़ के पीछे कूद गए। चंद सेकंड बाद वो शख्स भी गली का मोड़ घूमकर इस तरफ आ गया और उसी बाड़ के सामने रुककर इतराफ में देखने लगा। उसे शायद उन दोनों की इस तरह गायब हो जाने पर हैरत थी। अपने अगम में झाड़ियों की सरसराहट सुनकर वो शख्स तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। तारक और दिलशेर ने बाढ़ की आड़ से निकलकर बैक वक्त उस पर छलांग लगा दी थी। तारक ने एक हाथ उसके मुंह पर रखा और दूसरा बगल में डाल दिया, जबकि दिलशेर ने उसे टांगों से पकड़कर उठाया और वो तेजी से दोबारा बाढ़ के पीछे चले गए। अगर तुम खामोश रहने का वादा करो तो मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा देता हूँ, लेकिन अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो गर्दन मरोड़ दूंगा। तारक ने उस शख्स पर झुककर सरगोशी की। उस शख्स ने इस बात में गर्दन हिला दी। उसकी आंखों और चेहरे पर खौफ के तासरात साफ नजर आ रहे थे। तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? तारक ने पूछा। मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो, लेकिन अगर हमें नहीं जानते तो हमारा ताकुब क्यों कर रहे थे? तारक के हल्क से गुर्राहट निकली। मेरा नाम गुलाब दीन है, लोग आमतौर पर मुझे गुल्लू के नाम से पुकारते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा तारुफ, लेकिन तुमने हमारा पीछा क्यों किया? तारक बोला। तो तुम कौन लोग हो? मेरा मतलब है मुसलमान या? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, दिलशेर बोला। खुदाया तेरा शुक्र है, मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला, गुल्लू बोला। इसी तरह वक्त साया करते रहोगे या कोई मतलब की बात भी बताओगे? तारक बोला। मैं बताता हूँ, लेकिन गुल्लू हकलाया। लेकिन क्या? जल्दी बोलो, तारक बोल रहा है। ये जगह बातों के लिए मुनासिब नहीं। अगर किसी ने हमें यहाँ छुपे देख लिया तो शक करेगा। अब किसी और जगह बैठकर या सड़क पर चलते हुए भी बातें कर सकती हैं, ताकि तुम्हारे साथी आसानी से हमें घेर ले। दिलशेर ने उसे घूरा। मेरा कोई साथी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अगर तुम लोग कश्मीरी हो तो मुझे अपना हमदर्द समझो। यकीन करो मैंने किसी गलत नीयत से तुम्हारा ताकुब नहीं किया था। ठीक है, तारक ने सोचते हुए कहा। हम तुम पर एतमाद कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई धोखा हुआ तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। मगर इससे पहले हम तुम्हारे बारे में अपनी तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि तुम वाकई गुलाब दीन हो या गुलाब सिंह। क्या मतलब? गुल्लू की आवाज में उलझन सी तैर गई। तारक ने दिलशेर को इशारा किया। इससे पहले कि गुल्लू कुछ समझ सकता, दिलशेर ने गुल्लू को जकड़ लिया। तारक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसकी पतलून उतार दी। गुल्लू मचल रहा था, लेकिन उन दोनों ने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक अपनी तसल्ली ना कर ली। वो वाकई मुसलमान था। ठीक है, तारक ने उसे छोड़ दिया। हमारे साथ चलते रहो, हम रास्ते में बातें करेंगे, लेकिन एक बार फिर ये बात सोच लो कि अगर भागने या कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमारे हाथों से बच नहीं सकोगे। गुलाब दिन उठ गया। उसने अपनी पतलून दुरुस्त की और उनके साथ बाढ़ के पीछे से निकल आया। उसी वक्त साथ वाले बंगले से एक कार निकलती हुई नजर आई। उसमें अगली सीट पर ड्राइवर के साथ एक आदमी और पिछली सीट पर 2 हसीन लड़कियां बैठी हुई थी। उन्होंने इन तीनों की तरफ देखा, लेकिन ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो लोग उस गली से निकलकर दोबारा कोटला रोड पर आ गए। वो टहलने वाले अंदाज में चलने लगे। गुलाब दीन दरमियान में था, तारक उसके दाईं तरफ और दिलशेर बाईं तरफ। हाँ, अब बताओ तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? तारक ने कहा। मेरा ताल्लुक एक ऐसे मुसलमान घराने से है जो बरसों पहले सियालकोट से यहाँ कर आबाद हुआ था। मैं यहीं पर पैदा हुआ और यहीं तालीम हासिल की। चंद साल पहले मेरा बाप अलीगढ़ के नस्ली फसादात में मारा गया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी गई है और उनसे जिंदगी का हक छीन लिया गया है। उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। इन नकाइक से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, तुम मतलब की बात करो। दिलशेर ने उसे टोक दिया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था जिसका मालिक हिंदू था। गुलाब दीन ने कहना शुरू किया। ये एक तिजारती कंपनी है, लेकिन कुछ अर्सा पहले अचानक ही यहाँ गैर मुल्कियों की आमदोरफ्त शुरू होगी। तकरीबन 2 महीने पहले मुझे और कंपनी के 2 और मुसलमान मुलाजमीन को कोई वजह बताए बगैर नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी का एक हिंदू मुलाजम प्रकाश मेरा बचपन का दोस्त है। मुझे मुलाजमत में उसी ने रखवाया था। वो अब भी अक्सर मुझसे मिलता रहता है। चंद रोज पहले उसने बताया कि उसे कंपनी के 2 दीगर अफराद को, जिनमें कमला नामी एक लड़की भी शामिल है, एक गैर मुल्की सिफारत खाने को दे दिया गया है। अब वो लोग वहीं काम करते हैं। ओह, लेकिन हमारा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? तारक ने पूछा। वही बताने जा रहा हूँ, गुलाब दीन ने कहा। प्रकाश और उसके साथियों को इसराइली सिफारत खाने भेजा गया है। वो मुलाजिम बज़ाहिर कंपनी के हैं, लेकिन काम इसराइली सिफारत खाने में करते हैं। प्रकाश मुझे दोस्त समझकर बाज़ औकात ऐसी बातें बता देता है जो उसे बतानी नहीं चाहिए। मसलन कैसी बातें? तारक ने पूछा।
कई रोज पहले उसने बताया कि कंपनी हिंदू नौजवानों को एक खास किस्म की ट्रेनिंग के लिए इसराइल भेज रही है। उन हिंदू नौजवानों का इंतखाब इसराइली सफारत खाने के अफसरान करते हैं और उन्हें भेजती कंपनी है ताकि शुबा ना हो। किस किस्म की ट्रेनिंग? इस मरतबा दिलशेर ने पूछा। तुम्हारे दोस्त प्रकाश को कैसे पता चला कि उन हिंदू नौजवानों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है? तारक ने पूछा। प्रकाश पहले तो यही समझा कि उन हिंदू नौजवानों को मुलाजमत के लिए बाहर भेजा जा रहा है। उसने कंपनी के डायरेक्टर से अपने लिए बात की। तब डायरेक्टर ने उसे बताया कि उन नौजवानों को इसराइल भेजने का असल मकसद क्या है। कंपनी का डायरेक्टर प्रकाश दूर का रिश्तेदार भी है, इसलिए उसने प्रकाश को समझा बुझाकर उसे मना कर दिया। ओह, तारक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। लेकिन प्रकाश तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता देता है? वो मेरे बचपन का दोस्त है और दोस्त समझकर ही ऐसी बातें बता देता है। अभी 3 दिन पहले उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रोज से मैं कश्मीरी चाय खाने के आसपास मंडलाने लगा। मुझे पता चला था कि उस चाय खाने के मालिक का उन कश्मीरी मुजाहिदीन से गहरा ताल्लुक है जो दिल्ली में खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन की तलाश थी। आज जब तुम लोग मुझे नजर आए तो मुझे शुबा हुआ कि तुम्हारा ताल्लुक मुजाहिदीन की उस तंजीम से होगा। लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन का इसराइली सफारत खाने से क्या ताल्लुक? तारक ने पूछा। 3 दिन पहले प्रकाश ने बताया कि जिन हिंदू नौजवानों को तकरीबकारी, दहशतगर्दी और छापामार जंग की तरबियत दी जा रही है उन्हें कश्मीर भेजा जाएगा। उन्होंने दिल्ली में भी एक ऐसा ही तरबीती कैंप कायम किया है जहां करीब ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जिन नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी उनका इंतखाब कर लिया गया है। ट्रेनिंग देने के लिए इसराइली माहिरीन भी चंद रोज में यहाँ पहुंचने वाले हैं। ओह, तारक बुरी तरह चौंक गया। उसने दिलशेर की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात भी कुछ अजीब से थे। अगर हम तुम्हें यह बताएं कि हम मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं और हमारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है और हम भी कश्मीरी मुजाहिदीन की तलाश में चाय खाने तक गए थे तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? इस मरतबा दिलशेर ने पूछा। मैं इसे एक मजाक ही समझूंगा, गुलाबदीन ने जवाब दिया। तुम लोगों की बातों से मुझे अंदाजा ही नहीं यकीन हो चुका है कि तुम्हारा ताल्लुक कश्मीर से है और अगर तुम्हारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से भी है तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मार दोगे, लेकिन मुझे किसी मकसद के लिए जान देते हुए खुशी होगी। तारक ने दिलशेर की तरफ देखा। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। वो लोग इसी तरह टहलते हुए कनॉट प्लेस की तरफ निकल आए। क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? दिलशेर ने कहा। कहाँ? गुलाबदीन ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। हम तुम्हें एक ऐसे दोस्त से मिलवाना चाहते हैं। अगर तुम अपनी जबानी उसे ये सब कुछ बताओगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ इनाम भी मिल जाए। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ, गुलाबदीन ने कहा, लेकिन मुझे किसी इनाम का लालच नहीं। ये सब कुछ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक भी कश्मीर से है, जो पहले सियालकोट आकर आबाद हुए फिर दिल्ली चले गए। अगर मेरी जिंदगी मेरे आबाई वतन के काम आ सके तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। गुड, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, दिलशेर ने कहा और इधर उधर देखने लगा। इस वक्त 10:30 बजे थे और कनॉट प्लेस की अमूमी रौनक खत्म हो रही थी। रेस्टोरेंट वगैरह खुले थे। तुम लोग सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठो, मैं चंद मिनट में आता हूँ, दिलशेर कहता हुआ एक तरफ निकल गया। तारक गुलाबदीन के साथ रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। उसे ये समझने में देर न लगी थी कि दिलशेर कहाँ गया होगा। डलहौजी हाउस वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चलकर आए थे। कुछ देर पहले तक वो बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था, लेकिन गुलाबदीन की बातें सुनकर उसकी सारी थकन दूर हो गई थी और अब वो अपने रगो पे में एक अजीब सनसनीखेज सी कैफियत महसूस कर रहा था। तारिक ने रेस्टोरेंट में बैठते ही चाय का ऑर्डर दे दिया और अब गर्म गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए वो गुलाबदीन की बातों पर गौर कर रहा था। कश्मीर में मुजाहिदीन के हाथों भारतीय फौजियों की बुरी तरह पिटाई हो रही थी और अब भारतीय हुक्मरानों ने यहूदियों से गठजोड़ कर लिया ताकि उनसे छापामार ट्रेनिंग हासिल करके वादी में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके। तकरीबन 20 मिनट बाद एक कार रेस्टोरेंट के सामने आ रुकी। स्टीयरिंग के सामने दिलशेर बैठा हुआ था। उसने कार में बैठे ही बैठे तारिक को इशारा किया, जो गुलाबदीन के साथ दरवाजे के साथ वाली मेज पर बैठा हुआ था। तारिक ने उठकर काउंटर पर बिल अदा किया और गुलाबदीन के साथ रेस्टोरेंट से निकलकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। दिलशेर ने गाड़ी फौरन आगे बढ़ा दी। तारिक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आते ही दिलशेर ने कहा, गुलाबदीन का मफलर लेकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधो। क्यों? गुलाबदीन अकलाया। हमने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया है गुलाबदीन, लेकिन एहतियात का दामन खास से नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, गुलाबदीन ने कहा और गले में पड़ा हुआ मफलर उतार कर तारिक की तरफ बढ़ा दिया। तारिक ने मफलर उसकी आंखों पर बांध दिया। पार्लियामेंट स्ट्रीट सुनसान थी। कभी कभार कोई इक्का दुक्का गाड़ी नजर आ जाती थी। गाड़ी कुछ देर सीधी सड़क पर दौड़ती रही और बिलाकर मौलाना आजाद रोड पर मुड़ गई। कनॉट पैलेस से मौलाना आजाद रोड तक कई सड़कें दाएं बाएं मुड़ती थी। गुलाबदीन अगर इस इलाके से वाकिफ था भी तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि गाड़ी किस सड़क पर मुड़ी थी। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई बिलाकर शाहरुख के बंगले में दाखिल होकर रुक गई। तारिक गुलाबदीन का हाथ पकड़कर नीचे उतर आया। उसकी आंखों से पट्टी उस वक्त तक नहीं खोली गई जब तक वो एक कमरे में ना पहुंच गए। शाहरुख पहले ही कमरे में बैठा हुआ था। तमाम खिड़कियों पर दबीज पर्दे खींचे हुए थे। पट्टी खुलने के बाद कुछ देर तक गुलाबदीन आंखें मलता रहा, फिर कमरे का जायजा लेने लगा। ये हमारा दोस्त शाहरुख है, दिलशेर ने कहा।
तुमने जो कुछ हमें बताया वो जरा तफसील से इन्हें भी बता दो, मुमकिन है इस बात को बेहतर तौर पर समझ सके। गुलाबदीन ने एक मरतबा फिर वो तमाम बातें दोहरा दी जो उन्हें बता चुका था। इस बात का क्या सबूत है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त है और ये कश्मीरियों के खिलाफ कोई चाल नहीं है? शाहरुख ने उसकी बात सुनने के बाद कहा। आप मेरे बारे में जिस तरह चाहें तस्दीक कर सकते हैं, गुलाबदीन ने कहा। तुम रहते कहाँ हो? शाहरुख ने पूछा। आर्या समाज रोड पर, मेरे साथ मेरी माँ रहती है, गुलाबदीन ने कहा। घर का पता बताओ, शाहरुख ने कहा और गुलाबदीन ने बता दिया। ठीक है, शाहरुख ने कहा, तुम उस वक्त तक यहीं रहोगे जब तक तुम्हारे बारे में तस्दीक नहीं हो जाती। लेकिन मेरी माँ वो परेशान होगी, गुलाबदीन परेशान होकर बोला। कुछ देर बाद तुम्हारी माँ को ये पैगाम पहुंच जाएगा कि तुम 1-2 रोज के लिए अचानक शहर से बाहर चले गए हो। तुम्हारा दोस्त प्रकाश कहाँ मिलता है? वो तकरीबन रोजाना ही शाम को मेरे घर आता है। कभी मैं उसके घर चला जाता हूँ, उसका घर भी मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, गुलाब ने कहा। ठीक है, शाहरुख ने कहा और फिर तारक की तरफ मुतवज्जो हो गया। गुलाबदीन आज रात तुम्हारे कमरे में रहेगा। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं दिलशेर से तनाई में बात करना चाहता हूँ। तारक और गुलाबदीन उस कमरे से निकल आए। उसके तकरीबन 15 मिनट बाद दिलशेर शाहरुख के कमरे से निकला और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। दिलशेर को आर्या समाज रोड पर गुलाबदीन का मकान तलाश करने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। पहली बात तो ये कि रात 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था। सर्दी की वजह से सड़क तकरीबन सुनसान थी। एक पान वाले की दुकान से मुतलका गली के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो तकरीबन 20 मील आगे निकल आया था। बहरहाल उस गली में पहुंचकर वो एक बार फिर उलझ गया। ये गली बिल्कुल सुनसान थी। बाज मकानों के सामने कम वाट के बल्ब जल रहे थे जिनकी रोशनी ऊँघती हुई महसूस हो रही थी। दिलशेर की गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की थी और वो गली में दाएं बाएं मकानों की तरफ देख रहा था। गली में कोई जीरो नजर नहीं आ रहा था जिससे कुछ पूछ लिया जाता। अचानक एक दरवाजा खुला देखकर दिलशेर ने गाड़ी रोक ली और नीचे उतर आया। वो करियाने की एक छोटी सी दुकान थी जो मकान की बैठक ही में बनाई गई थी। एक बूढ़ा आदमी बैली सी चादर ओढ़े बैठा हुक्का पी रहा था। वो हिंदू था। उसकी खोपड़ी पर एक लंबी सफेद चुटियां नजर आ रही थी। एक पता पूछना है श्रीमान जी, शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकें, दिलशेर ने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा। कहाँ का पता है? किसके बारे में मालूम करना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। इसी गली का पता है, दिलशेर ने कहा और उस मकान का नंबर बताते हुए बोला। गुलाबदीन नाम है, आमतौर पर उसे गुल्लू कहा जाता है। अरे गुल्लू का पूछ रहे हो? बूढ़ा बोला। दाईं तरफ का तीसरा मकान है, वो ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। मेरा ख्याल है वो घर पर नहीं है। उसकी माँ 2 मरतबा आकर पूछ चुकी है। ड्यूटी का दरवाजा खुला होगा, अंदर दाखिल होकर जीने पर चले जाना। शुक्रिया श्रीमान जी। दिलशेर दुकान से बाहर आ गया। दाईं तरफ का तीसरा 2 मंजिला मकान बहुत खस्ता नजर आ रहा था। आगे को निकली हुई बालकनी के ऊपर लकड़ी के नक्शो निगार वाली बालकनी सी बनी हुई थी। बालकनी में तारीकी थी, लेकिन दिलशेर को एहसास हुआ जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। हुडी हुडी में दाखिल होकर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रोशनी थी। दिलशेर ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद सेकंड बाद एक बुढ़िया सामने आ गई। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी सी थी। क्या तुम गुलाबदीन की माँ हो? दिलशेर ने कहा। हाँ, मैं गुलाबू की माँ हूँ। कहाँ है वो? खैरियत से तो है ना? औरत ने कहा। उसके लहजे से परेशानी मुतरश्य थी। जब से नौकरी छूटी है मारा मारा फिरता रहता है। रात को देर से घर आने लगा है और मैं उसके इंतजार में बैठी रहती हूँ, मगर वो है कहाँ? खैरियत तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल खैरियत से है और उसे नौकरी मिल गई है, दिलशेर ने जवाब दिया। उसे नौकरी मिल गई है? खुदाया तेरा शुक्र है, मगर वो खुद कहाँ है? औरत ने पूछा। दरअसल उसे नौकरी ही के सिलसिले में फौरी तौर पर शहर से बाहर जाना पड़ा। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें इतला कर दूं, मगर मुझे भी फैक्ट्री से निकलते हुए देर हो गई। उसे फैक्ट्री में नौकरी मिल गया? हाँ, कंपनी का कुछ सामान अमृतसर भेजना है, लेकिन जिस शख्स को साथ जाना था वो नहीं आया, इसलिए मालिक ने गुलाबदीन को भेज दिया। 2-3 दिन लगेंगे उसे। उसने तुम्हारे लिए ये रुपए दिए थे। फैक्ट्री के मालिक से कुछ रकम उसे एडवांस मिल गई थी। दिलशेर ने कहते हुए जेब से 200 रुपए निकालकर बुढ़िया के हाथ पर रख दिए। बैठ जा बेटा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सर्दी हो रही है, तुझे बड़ी तकलीफ हुई होगी यहाँ तक आते हुए, बुढ़िया कहते हुए अंदरूनी दरवाजे में चली गई। दिलशेर चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद बुढ़िया चाय बनाकर ले आई। दिलशेर चाय की चुस्कियां लेते हुए बुढ़िया से गुलाबदीन के बारे में बातें करने लगा। गुलाबदीन ने जो भी बताया था बुढ़िया की बातों से उसकी तस्दीक हो गई। ये खानदान तकसीम हिंद से बरसों पहले सियालकोट से हिजरत करके यहाँ आया था और उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक दरअसल कश्मीर से था। गुलाबदीन के दोस्त का क्या हाल है? क्या नाम बताया तो उसने? दिलशेर इस तरह खामोश हो गया जैसे नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वो प्रकाश, बुढ़िया बोली। वो भी शाम से 2 मरतबा आ चुका है। बहुत यारी है दोनों में। प्रकाश उसके लिए परेशान रहता है। उसे जब गुलाबू की नौकरी का पता चलेगा तो बहुत खुश होगा। कहाँ रहता है प्रकाश? दिलशेर ने पूछा। इसी गली में, राय साहब का बेटा है, बहुत अच्छे लोग हैं। गुल्लू के बाप के मरने के बाद अगर राय साहब हमें सारा ना देते तो न जाने हमारा क्या होता। इस दुनिया में अभी अच्छे लोग मौजूद हैं, दिलशेर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर गुलाबदीन को वापसी में 2-3 दिन लग जाए तो आप परेशान ना हो। दिलशेर मकान से बाहर आ गया। अपनी गाड़ी में वापस जाते हुए वो गुलाबदीन के बारे में सोचता रहा। उसे अब तक जो कुछ भी कहा था उसकी तस्दीक हो गई थी।
ये उससे तीसरे दिन की बात है। शाम के 5 बज रहे थे। गली में बच्चे खेल रहे थे। एक मकान के थड़े पर 4-5 बूढ़े बैठे हुए थे। उनमें जूसर की बाजी चल रही थी। कुछ नौजवान लड़के उनके पास खड़े दिलचस्पी से उनका खेल देख रहे थे। गली के मोड़ पर एक रिक्शा रुका और एक खूबसूरत लड़की नीचे उतरी। उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और हैंडबैग संभाले गली में दाखिल हुई। लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल रही होगी। वो बेहद हसीन थी। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी। लंबे कद और गोरी चिट्टी रंगत पर यह नीली साड़ी खूब जच रही थी। लड़की के पैरों में हाई हील के सैंडल थे। गली की ईंटों के फर्श पर उसके सैंडलों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। जब वो थड़े के करीब से गुजरी तो चौसर की बाजी देखने वाले नौजवान मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगे। वो लड़की एक लम्हे उस दुकान के सामने रुकी जो मकान की बैठक में बनी हुई थी। दुकान पर इस वक्त 2 औरतें और 3-4 बच्चे खड़े हुए थे। वो लड़की फिर आगे बढ़ गई और तीसरे मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गई। ये गुलाबदीन वाला मकान था। गुलाबदीन की बूढ़ी माँ इस वक्त दरवाजे के करीब ही पीढ़ी पर बैठी एक थाल में चावल चुन रही थी। इस जवान और खूबसूरत लड़की को अंदर आते देखकर उसकी आंखों में उलझन तैर गई। ये गुलाबदीन का मकान है ना? लड़की ने बुढ़िया को सलाम करने के बाद पूछा। हाँ बेटी, तुम कौन हो? आओ बैठो, बुढ़िया ने पीढ़ी से उठते हुए कहा। मैं फैक्ट्री में मालिक की सेक्रेटरी हूँ। आज अमृतसर से गुलाबदीन का फोन आया था। उसका पैगाम देने आई हूँ। उसे आपकी बहुत फिक्र है। लड़की ने करीबी चारपाई पर बैठते हुए कहा। उसे मेरी फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? बहुत ख्याल लगता है मेरा। क्या पैगाम दिया है उसने? कब वापस आएगा? बुढ़िया ने कहा। शायद परसों आ जाए। कह रहा था अम्मा को बता देना। मैंने सोचा मैं खुद ही पैगाम आप तक पहुंचा दूं। लड़की ने कहा। बहुत अच्छा किया बेटी। तुम फैक्ट्री में क्या काम करती हो? मैं मालिक की सेक्रेटरी हूँ। गुलाबदीन का टेलीफोन मैंने ही सुना था। लड़की ने कहा। लाइए मैं चावल चुन दूं। उसने बुढ़िया के हाथ से थाल ले लिया। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया बेटी। मेरा नाम हिना है माँ जी, लड़की ने बताया। हिना बुढ़िया के घर काम करती रही। तकरीबन 7 बजे के करीब एक नौजवान अंदर आया। उसकी उम्र 25 के लगभग रही होगी। काली पैंट और सफेद शर्ट पर उसने वी गले वाली जर्सी पहन रखी थी। वो खासा खूबरू और स्मार्ट था। बुढ़िया को जिस तरह बेतकल्फी से उसने माँ जी कहकर मुखातिब किया था, उससे अंदाजा होता था कि वो या तो बुढ़िया का करीबी रिश्तेदार है या कोई बेतकल्लुफ पड़ोसी। वो प्रकाश था, गुलाबदीन का दोस्त। वो बात तो बुढ़िया से कर रहा था लेकिन उसकी नजरें बार बार हिना की तरफ उठ रही थी। बुढ़िया ने जब बताया कि हिना उसी फैक्ट्री में काम करती है जहाँ गुलाबू को नौकरी मिली है तो वो हिना से बातें करने लगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद उनमें अच्छी खासी बेतकल्फी हो चुकी थी। प्रकाश से बातें करते हुए हिना बार बार उसकी तरफ झुक जाती। ऐसा करते हुए साड़ी उसके सीने पर से ढलक जाती और प्रकाश की नजरें बहकने लगती। हिना बेटी, खाना तैयार हो गया है, कहो तो निकाल लाऊं? बुढ़िया ने बावर्ची खाने से बाहर आते हुए कहा। नहीं माँ जी, खाना तो मैं घर जाकर ही खाऊंगी और अब मैं चलूंगी। मेरी माँ जी भी इंतजार कर रही होंगी, हिना ने कहा। अगर मैं तुम्हें खाने की दावत दूं तो इसी तरह टाल दोगी? प्रकाश ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। आजमा कर देख लो, हिना मुस्कुराई। तो फिर चले? प्रकाश बोला। मैं तैयार हूँ। हिना की मुस्कुराहट गहरी होगी। तुम बड़ी सड़क के मोड़ पर पहुंचकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मेरे साथ चलते हुए डरते हो? ये बात नहीं है, प्रकाश बोला। गली मोहल्ले का मामला है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के लोगों को मेरे बारे में बातें बनाने का मौका मिले। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। हिना बुढ़िया से रुखसत होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जब वो मकान से बाहर निकली तो उसके ऊँटों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। बच्चे गली से गायब हो चुके थे। अलबत्ता थड़े पर बूढ़ों की चौसर की बादी अब भी चल रही थी। वो स्ट्रीट लैंप की रोशनी में अपनी बादी जारी रखे हुए थे। हिना गली से निकलकर आर्या समाज रोड के मोड़ पर पहुंचकर रुक गई। सड़क पर गुजरने वाले इस तरह उसकी तरफ देख रहे थे जैसे नजरों ही नजरों में उसे खा जाएंगे। एक कार वाले ने उसे लिफ्ट की पेशकश भी की। तकरीबन 10 मिनट बाद प्रकाश पहुंच गया। वो हिना के साथ कुछ दूर तक पैदल चलता रहा। फिर एक टैक्सी रोक ली। कहाँ चले? उसने टैक्सी में बैठते हुए हिना से पूछा। कनॉट प्लेस, हिना ने जवाब दिया। प्रकाश ने टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को कनॉट प्लेस चलने को कहा। टैक्सी कनॉट प्लेस पर डलहौजी हाउस के सामने रुकी। वो दोनों नीचे उतरे। जब वो डलहौजी हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे तो हिना ने प्रकाश का हाथ थाम रखा था और फिर क्रिस्टल रूम में दाखिल होने के बाद तो प्रकाश के साथ वो चिपकी जा रही थी। उसके लम्ब से प्रकाश के दिलो दिमाग में सनसनी की लहरें कूद रही थी। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था कि कोई औरत उसके इतने करीब आई थी। उनकी मुलाकात को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि उनके दरमियान फासले बड़ी तेजी से घटने लगे। डलहौजी उसके क्रिस्टल रूम में नीम उरियां लिबास वाली एक खूबसूरत वेटरेस ने उनका इस्तकबाल किया। हिना मुतजस्सिस नजरों से चारों तरफ देख रही थी। ये वो वक्त था जब डलहौजी हाउस जैसी जगहों पर तिल रखने की जगह तक नहीं होती। क्रिस्टल हाउस की किसी मेज पर कोई भी सीट खाली नहीं थी। बड़ी मायूसी हुई यहाँ आकर। प्रकाश के लहजे में वाकई मायूसी थी। यहाँ तो बैठने तक को जगह नहीं है। हॉलीडे इन ना चले, चंद कदम के फासले पर तो है। मेरा ख्याल है ये खूबसूरत वेटरेस हमें मायूस नहीं करेगी, हिना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके सीने में भी दिल है, ये भी किसी को चाहती होगी। इसे मालूम होगा कि किसी ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। क्यों नहीं लेडी? वेटरेस भी मुस्कुरा दी। एक एग्जेक्टिव रूम खाली है, अगर आप पसंद करें तो। ओह क्यों नहीं? हिना ने उसकी बात काटते हुए प्रकाश की तरफ देखा और प्रकाश ने भी इस बात में सर हिला दिया। प्रकाश को दरअसल किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो हिना के साथ तन्हाई में बैठ सके और कोई मुदाखलत करने वाला ना हो। वो हर कीमत पर हिना के हुस्नो शबाब से लुत्फ अंदोज होना चाहता था।
वो समझ रहा था हिना जैसी खूबसूरत लड़की इत्तेफाक से उसे मिल गई थी और बड़ी आसानी से उसकी चिकनी बातों में आ गई थी। वेटर्स उन्हें बार काउंटर के साथ वाले राहदारी नुमा रास्ते में ले गई। इस राहदारी में चलते हुए बिलाकर वो चंद सीढ़ियां उतरकर एक कुशादा कमरे में पहुंच गए। दबीज कालीन पर बहुत खूबसूरत आरामदेह सोफे बिछे हुए थे। दरमियान में शीशे की टॉप वाली काफी टेबल थी जिस पर गुलदान रखा हुआ था। सोफे के बिल्कुल सामने वाली तस्वीर नीम उरियान लिबास में एक ऐसी लड़की की थी जो पूरी तरह मुंह खोले हंस रही थी। उसके सामने चंद कदम के फासले पर एक गधा खड़ा था और लड़की उस गधे को देखकर ही हंस रही थी। तस्वीर एक पार्क में खींची गई थी और वहाँ इस लड़की और गधे के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। दीवारों पर लगी हुई ये तस्वीरें देखकर प्रकाश दिल में मुस्कुरा दिया। हिना के साथ वो इसी किस्म का माहौल चाहता था। आप ऑर्डर नोट करा दीजिए सर। वेटर्स ने करीब प्लास्टिक कवर वाले मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेन्यू को क्या करना है? चैंपियन की बोतल और रोस्टेड चिकन दे जाओ, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रकाश ने कहा। यस सर। वेटर्स कहते हुए बाहर निकल गई। उसने जाते हुए दरवाजा भीड़ दिया था। तकरीबन 15 मिनट बाद उसके ऑर्डर की तामील कर दी गई। वेटर्स ने मतलूबा चीजें टेबल पर सजा दी और मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। प्रकाश ने उठकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और सोफे पर हिना के करीब बैठ गया। उसने बोतल खोलकर दोनों गिलासों में शराब उंडेली और एक गिलास हिना की तरफ बढ़ा दिया। मैं तो शराब नहीं पीती। हिना भूखला सी गई। आज जो तुम्हें पीनी पड़ेगी मेरी खातिर। प्रकाश ने एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया और अपनी तरफ खींच लिया। हिना की साड़ी का पल्लू ढुलक गया। पहले तुम पियो, हिना ने कहते हुए शराब का गिलास उठा लिया। मेरे हाथ से उसने प्रकाश के होंठों से लगा दिया। प्रकाश उसकी कुर्बत में दीवाना हुआ जा रहा था। वो घटाघट शराब पीने लगा। हिना ने गिलास उस वक्त तक उसके होंठों से नहीं हटाया जब तक खाली ना हो गया हो। हिना ने दूसरा गिलास उठा लिया। ये भी पी लो मेरी खातिर, और ये भी मेरे हाथ से। हिना मुस्कुराई। तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी सकता हूँ।